आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके। चलो तो फाइनली वी आर इन एग्जाम जोन। एमसीक्यू का मटेरियल मिल गया सबको? हाँ सर। यस सर। 5 पेज तो रट्टा भी मार गए, इसमें ए, इसमें डी, इसमें बी। हाँ, ऐसे काम मत करना, बिकॉज यू नो द एग्जाम पैटर्न। पता चला ना कि टोटल 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है? 2 मार्क्स, यानी क्वेश्चन का लेवल भी वैसा ही होगा। नाउ बिफोर आई डिस्कस द फ्यू एमसीक्यू जिसके आंसर अपने पैम्फलेट में नहीं है, वो मैं भी डिस्कस करने वाला हूं, बट उससे पहले, क्योंकि तो पहले मुझे रेगुलर अपडेट देते थे कॉलेज की, फिर बाद में कॉलेज जाना बंद हो गया, कॉलेज के लेक्चर अटेंड करने बंद कर दिए, तो कल ही मुझे सब कॉलेज के पीडीएफ मटेरियल मिले हैं एंड आई सम ऑफ द क्वेश्चंस कि जो हमारे पैम्फलेट में नहीं है रेशियो के, बट छोटे छोटे क्वेश्चन है। जैसे कि अगर आपको याद हो तो मैंने एक एक्स्ट्रा लेक्चर बनाया था लेक्चर नंबर 9 आई थिंक, इन विच आई डिस्कस द कॉलेज एग्जांपल्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। बट उसके बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड एक्टिविटी रेशियो जो वगैरह है, उस टाइम पे वो मटेरियल नहीं आया था जब मैंने वो वीडियो बनाया था तब। तो उसके बाद किसी ने वो मुझे मटेरियल फॉरवर्ड किया भी नहीं, बट मुझे कल ही सारे मटेरियल्स मिले हैं फ्रॉम वन ऑफ द सोर्स। तो वो जो कॉलेज के जो छोटे छोटे एग्जाम्पल है, एंड हाँ वो जो एग्जाम्पल है वो 2 मार्क्स का वेटेज तो रखते हैं, बिकॉज इट्स लाइक अ शॉर्ट क्वेश्चन, वहां पे लॉन्ग क्वेश्चन जैसा नहीं है। सो विद इन अ 2-3 days you get the new video lectures for the same with a material, यानी कि मटेरियल ऑलरेडी आज या कल तो मेरे पास आ ही जाएगा एंड कल 2 दिन के अंदर आपके पास वो वीडियो लेक्चर भी आ जाएगा। कोई भी नया टॉपिक नहीं है माइंड पे। सर હવે लास्ट मोमेंट पर કશું એડ થયું ના, કશું જ એડ નથી, એક સિમ્પલ सी एक फॉर्मूला ऐड हुई है एंड वो फॉर्मूला का कुछ वेट है। हाँ वो 2 मार्क के लिए आएगा, वो कंफर्म है, बट अदर कुछ नया नहीं है। बट हाँ सेम एग्जाम्पल में से कितनी प्रैक्टिस करोगे, तो वो प्रैक्टिस करने के लिए यू हैव अ वन एडिशनल मटेरियल वेल एज जो एडिशनल क्वेश्चंस है वो विद इन 2-3 days, यानी कि दो इन अ शेड्यूल इट्स मेंशन्ड देयर इज अ नो वीडियो लेक्चर, बिकॉज हम ऑलरेडी सिलेबस कब का कंप्लीट कर चुके हैं। बट तो साक्षी यस सर। તારી પાસે તો કોલેજ મટીરીયલ હતું ને? હા તો તે કમ્પેર કર્યું પેમ્પલેટ જોડે કે સર અમુક સમ એવા છે કે જે આપણા પેમ્પલેટમાં નથી? નહીં કર્યું. હા એ તો સર તમારે નહીં કરવાનું એવું બધું, અમે થોડા કરીએ। અને સરને કમ્પેર કરવા માટે પેમ્પલેટ તો મેં એટલું તો કીધું, और नहीं तो एटलीस्ट मुझे मटेरियल फॉरवर्ड कर दो, मैं खुद कंपेयर कर लूंगा। तो कल સર मैंने ભૂલી ગયે હશે. हाँ जो આ ભૂલની સજા કેટલા લોકોને મળશે, જો જીત તો કે હમણાં એના મારી જવું સર, આવું તો કઈ ચાલતું યાર? અમે તમારા ભરોસે કોલેજ લેક્ચર અટેન્ડ નથી કરતા અને તમે આ કર્યા પછી બી અપડેટ ના આપો। માર્ક્સ ઓછા થઈ ડોન્ટ ગયા વરી, તો પછી હમણાં એક્ઝામમાં એ જ ક્વેશ્ચન આવ્યો હોત તો સાચી વસ્તુ છે અભિષેક। ओके तो एमसीक्यू का मटेरियल सबके पास है? हाँ तो गो पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 जो लास्ट मिड सेम हुआ था 2019 का, वो 2019 के जो आंसर्स है वो जानबूझ के पैम्पलेट में नहीं दिए थे, बिकॉज मुझे वो लाइव लेक्चर में ही डिस्कस करने थे, बाकी सारे आंसर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट मंडे आपका टास्क क्या होगा? आज तो ये 2019 के तो जो भी है सम्स या थियरी जो भी है मैं सारे के डिस्कस कर लेता हूं अभी, बट जिसके आंसर्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, whether it's a theory और a practical, अगर उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो इन नेक्स्ट मंडे जूम
यानी कि नेक्स्ट जो अपना जूम होगा इमीडिएटली जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन, अभी भी हमारे पास एक जूम है, तो वहां पे आपको अपनी क्वेरी लिस्ट लेके बैठना है। जैसे कि आई स्टार्ट विद द पेज नंबर 1, चलो भाई पेज नंबर 1 क्लियर, सबके आंसर आ गए। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, जिसके जितने भी डाउट, वो सारे डाउट हम लाइव सेशन में सॉल्व करेंगे, ठीक है? बिकॉज आंसर आपके पास ऑलरेडी है, तो भी हो सकता है कई बार हमसे वो आंसर सॉल्व नहीं हुआ, या कई बार ऐसा होगा कि सर डी तो ठीक तो कर दिया, बट डी तो हमारा आंसर आए, चारों में से एक भी ऑप्शन में आंसर ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो टाइपिंग के अंदर एरर था। तो देयर माइट बी अ चांसेस, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आज का मेरा टारगेट है अक्टूबर 2019, एंड मुझे आपको टिप्स देना कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करोगे। एंड नेक्स्ट हमारा जो जूम सेशन होगा उसके अंदर हम आपके इंडिविजुअल डाउट ले लेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करें। तो मैं आ जाता हूं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। मैं पैम्पलेट शेयर नहीं करता, तो आपके पास ऑलरेडी है पैम्पलेट की कॉपी, तो वही पैम्पलेट में से अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। एक मिनट, तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ first, the goal of the wealth maximization takes into consideration. Sakshi, B. The risk related of returns. timing of the expected return, risk return, or risk related with the variables return. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर हम क्या, ये किसमें से इतनी आवाज प्लीज म्यूट? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। अनसर्टेनिटी, ओके। और कौन बताएगा? All of the above. नंदिनी है? वीडियो ऑन करके चले गई। छू हाँ, तो आंसर प्लीज। फर्स्ट एमसीक्यू में क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव, यस। क्वेश्चन जो 1 है, 1 में आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे टाइमिंग ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी हुआ कैश फ्लो, रिस्क रिलेटेड अनसर्टेनिटी वो हमारा रिस्क रिटर्न वेरिएबिलिटी ऑफ द रिटर्न्स यानी कि वो हमारा टाइम वैल्यू, ये सारे फैक्टर हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर कंसीडर करते हैं। ओके, कैलकुलेट द हाउ मच मनी विल गेट एक्यूमुलेटेड, सेकंड की हम बात करें, इन द फर्म्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आफ्टर 10 इयर्स। हमें 10 साल के बाद की इंफॉर्मेशन चाहिए। इफ इट इज डिपॉजिट ₹7,000 एवरी ईयर, अभिषेक एवरी ईयर है, तो सिंगल सम के एन्युइटी यानी 7,000 क्या दिया है आपको? एन्युइटी अर्न्स 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 11% क्या हो गया हमारा के टेंडर, आपको ऑलरेडी 10 इयर्स दिया था। अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर ए के एंड एन यानी कि एन्युइटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पीरियड, अगर तीनों तीन अवेलेबल हो तो प्रेजेंट हो तो हमें फ्यूचर पे जाना है, फ्यूचर हो तो हमें प्रेजेंट में आना है। याद आया? अगर ये तीनों अवेलेबल है तो यानी कि ये 7,000 अगर हम हर साल अगर डिपॉजिट करते हैं तो उनको इंफॉर्मेशन कब की चाहिए? आफ्टर 10 इयर्स। यानी हमें ढूंढना क्या है? एन्युइटी तो ढूंढना है, वो तो पता है, बट प्रेजेंट वैल्यू के फ्यूचर वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। तो देखो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी बस इस तरीके से आपको इंटरेस्ट फैक्टर दिया ही होगा। तो देखो एफवीआईएफ है कितना दिया है? 16.722, यानी पे आंसर कैसे आएगा कि 7,000 इंटू 16.722 चेक करो तो अमाउंट कम्स टू 1,17,054 117,054 यानी ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या आएगा? बी। क्लियर?
चलो नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द डेटर्स। हमें डेटर्स ढूंढना है, कौन बताएगा? जीत। देखो इंफॉर्मेशन में क्या क्या अवेलेबल है, जीपी रेशियो, जीपी दो चीज लेबल है, एंड क्रेडिट सेल्स बोला है आपको 80% ऑफ द टोटल सेल्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे जीत? Sales. तेरी आवाज नहीं आ रही जी, अभी भी तो म्यूट ही दिखा रहे। ये हो हेता, हाँ सर। हाँ कहां से स्टार्ट करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स या हम स्टार्ट करेंगे जीपी रेशियो से, कि जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। देखो आंसर अपना दिया है 20, जीपी हमें कितना दिया है 20,000, सेल्स हमें पता नहीं है, इनटू 100। यानी कि अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एस इज इक्वल टू 27,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 20। चलो तो सेल्स का अमाउंट कितना आएगा? 1,35,000. 1,35,000। 1,35,000 उसमें से क्रेडिट सेल्स कितना बोला है आपको? 80%। 80%. 80% इज ए क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 1,08,000. 1,08,000। 1,08,000। चलो क्रेडिट सेल्स मिल गया। तो अभी हमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, ओके जित नो इश्यू। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है कि क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स, Average. क्रेडिट सेल्स अपॉन, हाँ वही अभी तो अपने को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। हाँ तो डेटर्स टर्नओवर का आंसर कितना दिया है 9। ये 9. हमारे पास कितना है 1,08,000, तो डिवाइड बाय डी, तो डी ऊपर जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, तो 1,08,000 डिवाइड 9, आंसर कितना होगा 12,000. 12,000। 12,000 ऑप्शन सी, आंसर सी 12,000। बट देखो ये तो आपने जो सॉल्व किया ना वो इज्जत से फॉर्मूला अप्लाई करके इतना लंबा प्रोसीजर किया, एमसीक्यू के लिए इतना सारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर यही चीज अगर आपको कैलसी पे करनी होती, अगर आपको कैलसी पे करनी थी, तो देखो ध्यान से, अब ये प्रोसीजर ध्यान से समझ लेना। आपको जीपी कितना दिया है 27,000. 27,000। अब देखो जीपी रेशियो का मतलब क्या हुआ कि अगर जीपी रेशियो 20% है तो सेल्स कितना 100 होगा, तो 20 पे 100, तो 27,000 पे कितना, तो देखो 27,000 को सीधा 20% से डिवाइड करो, 27,000 को 20% से डिवाइड करो, अमाउंट कितना आएगा 1,35,000. 1,35,000। 1,35,000 को 80% से मल्टीप्लाई करो, यानी आ जाएगा 1,08,000. 1,08,000. एंड डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर कितना था 9, तो आंसर कितना आ जाएगा, हाँ 12,000. हमें खबर पड़ी। इट टेक हार्डली 10 to 15 सेकेंड्स कि जीपी को डिवाइड किया जीपी रेशियो से, यानी हमें क्या मिला टोटल सेल्स, उसमें 80% से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला क्रेडिट सेल्स, एंड क्रेडिट को हमने डिवाइड किया डेटर्स टर्नओवर रेशियो से, तो हमें मिल गए डेटर्स। हाँ जरा मजा आई।
એક્ઝામ હશે તમે ઓનલાઈન રહેશો ના કન્ફર્મ નો સર હા બધા મારા ઘરે રહેવા આવજો તો હું રહીશ और एमसीक्यू के टाइम पे भी अगर आपको ये रफ वर्किंग करने के लिए अगर आप पेज लेके बैठे हो हाँ इट्स ओके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले स्क्रीन पे ऐसे वो पेज ब्लैंक दिखा देने का कि हाँ वर्किंग के लिए हमने वो कुछ आए साथ में एक पेज दिखा देने का नेक्स्ट पेज के ऊपर फॉर्मूला होते ही है हाँ इट्स नीडेड देखो सीनियर बोल ही रहे पीछे कि पेम्पलेट वाला पेज यहाँ पे रखने का वाला पेज ऐसे दिखाने का एंड उसके बाद આવું બધું ના શીખવાડો વાંચવાની ઈચ્છા જ નહીં થાય હા ચલો ડન ओके चलो सेम वे हम जाते हैं फोर्थ के ऊपर कोई लखवानु बाकी हो तो हैंड रेज करजो तो मैंने अटकावजो देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है 2 मंथ्स एवरेज डेटर्स आपको दिए 1,20,000 व्हाट विद द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट सेल्स अब देखो कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है ऋत्विक 12 month into debtors upon credit sales. इन डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल्स एंड सब कुछ अवेलेबल है ही देखो यहाँ पे पीरियड में कितना दिया है 2 मंथ कुछ मिनट ईरो 12 हमें ढूंढना क्या है अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स ढूंढना था सॉरी इनटू डेटर्स का अमाउंट कहाँ गया 1,20,000 यानी क्रेडिट सेल्स ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा तो 1,20,000 एंड 12 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 6 आंसर कितना आएगा 7,20,000 यस आंसर ए चैट बॉक्स में किसने बताया था आंसर सौम्या यस करेक्टो कौन गाड़ी में बेसी मारे છે डन यस चलो क्वेश्चन नंबर 5 which of the following decisions are taken by or functions of the financial management ईशान सुभानपुरा फाइनेंस फंक्शन में कौन कौन से इसमें से डिसीजन आएंगे लिक्विडिटी फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट All of the above यस डी के अंदर फिफ्थ ये सारे फाइनेंस फंक्शंस है हमारे ओके उसके बाद 6 सर 2 मार्क्स में आवा क्वेश्चन नहीं आया है ना कंफर्म आवे ना बोला मैंने हाँ मतलब हाँ यानी वहां पे लेवल हाँ वो लेवल ही आएंगे डोंट वरी अब क्या आएंगे वो तो जब आएंगे तभी पता चलेगा देखो यानी हाँ अभी तो क्या है कि जो क्वेश्चंस के आंसर आपके पास नहीं है वो अभी मैं डिस्कस कर लेता हूं उसके बाद आपको क्या और कैसे पढ़ना है वो मैं बता रहा हूं ठीक है चलो वर्णिका रेडी Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखो मोदी लिमिटेड बोरोस 2,50,000 फ्रॉम अ कॉमर्शियल बैंक तो ये 2,50,000 आज की वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू Sir, आज की लोन कब लिया है आगे बन क्या गायब हो गई Yes, sir. हाँ मेरे स्क्रीन पे सब नहीं हो अभी हाँ बताओ चलो ये 2,50,000 आज की वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू आज की यस यानी आपको
प्रेजेंट वैल्यू दिया है, अब प्रेजेंट वैल्यू सम है कि एन्युइटी वो बाद में पता चलेगा, बट प्रेजेंट वैल्यू कितना है हमारा 2,50,000। ओके, के 12% ऑफ इंटरेस्ट, ओके, paid in equal annual installment at the end of the year, equal annual installment, यानी ये क्या हुआ, पीवीए हुआ। ये प्रेजेंट वैल्यू किसका हुआ, एन्युइटी का। क्यों, क्योंकि एनुअल इंस्टॉलमेंट वर्ड दिया है इसलिए। अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट वर्ड नहीं होता तो हम सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। एंड कितना दिया है मेरे पेम्पलेट में, पीरियड है 5 years। तो हमें ढूंढना क्या है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ए। अगेन मैंने आपको बताया था, आज वापस बता, अगर क्वेश्चन के अंदर ए के या तो एन अगर मिसिंग हो, ए के एंड एन अगर आपको मिसिंग हो, तो जो फॉर्मूला हो, यानी कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, हमें कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पीवीए, तो फॉर्मूला भी कौन सा यूज करना है, पीवीए ही यूज करना है। तो देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी का फैक्टर कितना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी का इंटरेस्ट फैक्टर 3.605। हाँ, मेरे पेम्पलेट में भी वही है, 3.605, 3.605। तो करना क्या है, सिंपल, 2,50,000 डिवाइड बाय 3.605। बी है आंसर। आंसर बी 9,000। 69348। પણ સર આ ડિવાइड કેમ કરોगे, खबर ना पड़ी। एक सिंपल चीज है ना, तो बोलो ना सर खबर केम ना पड़ी। हाँ, अगर आप फॉर्मूला लिख के करते ऑफिशियली, अगर मैं चलो यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, तो फॉर्मूला क्या होता, पी ए इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट पीवी आई एफ एट द रेट के एन। देखो हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पीवीए अवेलेबल है एंड इंटरेस्ट फैक्टर अवेलेबल है, और हमें चाहिए क्या, ए। तो अब अगर ए की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवीजन में जाना पड़ेगा। अगर आई अगर डिवीजन में जाता, पीवीआईएफ है सॉरी, तो ये आपको ये वैल्यू मिलती। हाँ सर, तो सर एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखने का क्या, नहीं लिखने का, अब दूसरा गोला प्रिंसिपल। हाँ, अब तो याद रखो ना शॉर्टकट, अगर ए के एंड एन मिसिंग हो, क्या ए के एंड एन मिसिंग हो, इसका मतलब क्या है, ऑलवेज क्या आएगा, वहां पे डिवीजन आएगा। मान लो ए दिया है, मान लो ए दिया है, के एंड एन मिले, तो पीवीए को ए से डिवाइड करेंगे, तो हमें के मिल जाएगा या तो एन मिल जाएगा, ठीक है। तो ए के एंड एन अगर मिसिंग हो तो वो क्या होगा, ऑलवेज डिवीजन, ऑलवेज क्या होगा, डिवीजन। एंड अगर ए के एंड एन अगर अवेलेबल हो, ए के एंड एन अवेलेबल, तो ऑलवेज मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अगर पीवी दिया है तो हमें ढूंढना क्या है, एफ वी। अगर एफ वी दिया है तो हमें ढूंढना क्या है, पीवी। बुलेट से उतर के लेक्चर अटेंड करो ना यार। तो अगर ए के एन अगर क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो अमाउंट को एंड इंटरेस्ट फैक्टर को कर देना है हमें मल्टीप्लाई। एंड ए के एन एन अगर मिसिंग हो तो हमें ऑलवेज करना होगा डिवाइड। पता चला, एंड ना खबर पड़े तो आखो फॉर्मूला सॉल्व कर ही लेवानो। चलो 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 नेक्स्ट 7 के अंदर कौन आएगा मार्केट में। चलो नंदिनी ने बहुत दिनों के बाद लेक्चर अटेंड किया है। नंदिनी, हाँ डबलिंग पीरियड નો કઈ ફાયુ યાદ છે કે ભૂલથી? हाँ हमने सॉल्व હા બોલ।
अरे वाह, तो શું 0.35 plus 0.35 plus Plus 69 upon K. C9 अपॉन K। तो देखो 6, हम यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे? परसेंटेज कितना दिया है? 18, तो आपको 18. कैलसी पे क्या करना है? 69 डिवाइड बाय 18, जो भी आंसर आएगा उसको अंदर प्लस 0.35। चलो 69 को 18 से डिवाइड करो, 4 पॉइंट फाइनल के यहाँ पे ना Four final. 69 3.83. 3.83. पे आएगा 3.83। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 4.18। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। डन? हाँ सर, हमें तो हम सॉल्व करेलू જ છે। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द कंट्रोलर? कंट्रोलर का काम क्या है? बिजनेस को कंट्रोल करना। तो इसमें से कौन से चीज के ऊपर फोकस करता है? टैक्सेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट? ऑल। ऑप्शन डी, ऑल। चलो नाइन्थ के अंदर हाँ, ये मस्त हुआ है। अवनीत, अवनीत हो गए नहीं? अनम्यूट करो अवनीत। अरे यार, ऐसा करने का सर यार। ओके, तो कौन बताएगा? चलो पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो फटाफट। एंड जिसने सॉल्व किया थोड़ी 2 मिनट चुप रहना, 2 मिनट चुप रहना। जिसने सॉल्व किया उसने, हाँ, बाकी सबको मौका दो सॉल्व करने का। फटाफट चलो, मुझे वो चेक करना है कि आप सॉल्व कैसे करते हो। सॉल्व करना तो सबको आता है, ढूंढना क्या है? ईपीएस। ढूंढना क्या है? ईपीएस। बट आई नीड अ शॉर्टकट वे। जिसका भी आंसर आ जाए, चलो टेक्स्ट में मैसेज करो। ये 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए ऑफिशियली। देवांशी, नहीं हुआ सॉल्व? सर क्वेश्चन કેમ ક્વેશ્ચન નથી તારી પાસે? ક્વેશ્ચન નંબર 9। सर पैम्पलेट અલ્લા સોરી, તે મને યાર ઘરે બોલાવ્યો તો પણ હું પેમ્પલેટ લાવવાનું ભૂલી ગયો। આજે આવું છું। મઠિયા વઠિયા હતા જ ને, તે सर ભેલ ખાવા पीडीएफ મળશે। नहीं सेंड કર્યું મને હજી એટલે
હું અહીંયા જ તે છું. માંગ્યું ખરું? તે માંગ્યું ખરું? ઓકે, डन. भूमि, No. क्या यार, अब तक इतना का तो मिड सेम हमारा खत्म हो जाएगा. एक आंसर आया. गुड. आंसर में इतना टाइम लग रहा है, इसका मतलब अब तक हमने रिवीजन करना स्टार्ट नहीं किया. साचे सर. क्यों ऋतु इतना टाइम लग रहा है? क्वेश्चन डिफिकल्ट আছে 250 फुलावर. अरे अब तक एक ही आ रहा है, क्या कर रहे हो? और मेरा वेट कर रहे हो तो इज्जत से बोल दो कि सर हम सॉल्व नहीं कर रहे, आपका वेट ही कर रहे हैं. હા સર ના ના, હમણાં જો હેત સોલ્વ કરે છે, હમણાં હેતનો આન્સર આવ્યો જ છે. दूसरा है, दोनों के दोनों करेक्ट है. तीन करेक्ट. साक्षी करेक्ट. रिद्धि, निजामपुरा. I think now people are waiting. चलो, जिसने हेत कर रहा है, बाकी तो लोग आधे ही दिख रहे हैं. हेत बेटा क्यों इतना टाइम लग रहा है? સર ખબર નહીં મારે એક્ઝેક્ટલી નહીં આવતો મારો नहीं होता ना, આપણે હમણાં જ સોલ્વ કરીએ. देखो, जिसने पहले सॉल्व किया, मेरे पास आंसर आया है सौम्या, ट्विंकल, जीत एंड साक्षी, एंड आप चारों का आंसर सही है. ट्विंकल ओपी रोड, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. यस सर. आपने कैसे किया? सर मैंने पहले 24 लाख में से -50% किए. यानी कि whether you solved with the help of the statement or whether you solved with the help of formula. आपने फॉर्मूला से सॉल्व किया कि स्टेटमेंट से? ओके, साक्षी, यस सर. डिड यू यूज फॉर्मूला से सॉल्व किया? हाँ सर, फॉर्मूला से सॉल्व किया है. अगर अब याद हो तो मैंने रेशियो के अंदर एक ऐसा स्टेटमेंट लिखा था, याद हो तो, सेल्स माइनस COGS, यानी आएगा GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आएगा EBIT. याद है? Interest हाँ, तो यहाँ पे आता है EBT minus tax माइनस EAT. टैक्स, तो है
इसके आगे सर याद नहीं है, इसमें से माइनस करते हो प्रेफरेंस डिविडेंड तो आता है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर एंड इसको डिवाइड करते हो नंबर ऑफ शेयर्स से तो हमें मिल जाता है EPS विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। तो चलो सब अवेलेबल क्या है, मैं फर्स्ट स्टार्टिंग से पढ़ता हूं। टर्म लिमिटेड इश्यूड 4,21,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं 4,21,000। 2,50,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखो 2,50,000, अब 10% अगर 10 रुपीज का करोगे तो आपका पर शेयर डिविडेंड कितना आएगा 1 रुपी, यानी कि टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा, टोटल प्रेफरेंस कितना होगा 2,50,000। ओके आगे 18,000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 100 रुपीज का डिवेंचर है 12% इंटरेस्ट, तो 12% ऑफ 100 यानी एक डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा 12, एक इंटरेस्ट के ऊपर डिवेंचर कितना होगा, ऐसे टोटल डिवेंचर है कितने 18,000 इंटू 12 इंटरेस्ट का अमाउंट मुझे 2160 2,16,000. 2,16,000। ओके आगे क्या लिखा है, द EBIT 24 lakhs। ओके EBIT ये रहा, एंड कॉर्पोरेट 50%, टैक्स कहां गया ये रहा। समझ में आ रहा है जीत? ओके अब आप लोगों ने क्या किया बोला पूरा सम पढ़ा उसको नहीं, हमें ढूंढना क्या था EPS, मैंने ये फॉर्मेट जो डेटा दिया था वो मैंने लिख दिया बस, अभी उसको करते करते जाओ नीचे। तो 24 lakhs minus 2,16,000 कितना है 21,84,000। उसका 50% करोगे तो कितना आएगा टैक्स 10,92,000. 10,92,000। तो बचेगा भी कितना 10,92,000, उसमें से 250 माइनस करोगे तो कितना आएगा 8,42,000. 8,42,000, एंड उसको 421 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा आई जादू। हाँ तो सर એટલું ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે કરીએ તો ચાલે કે ના ચાલે? ચાલે ચાલે ચાલે, नथिंग इज रॉन्ग, बट ये तो मैं बता रहा हूँ हाउ टू सेव टाइम MCQ के अंदर। हाँ टाइम को इंपॉर्टेंट, चलो लिख लो फटाफट, ये ऑप्शन था सी, ये ऑप्शन का था ऑप्शन सी। जीत कहां पे गलती हुई थी चेक किया? अरे जीत नहीं, हेत का नहीं आ रहा था क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ नंदू बातें नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, in which of the following method a series of the percentage of the different items of the different year is compared on the basis of base year। चलो बेस ईयर के ऊपर जो कंपैरिजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कौन बताएगा? एनीवन एनीवन? ट्रेंड एनालिसिस. यस, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ट्रेंड एनालिसिस ऑप्शन आएगा ए।
10A। चलो 11 के अंदर मैच द फॉलोइंग। रेशियो आपको 3 दिए है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लीवरेज रेशियो एंड टर्नओवर रेशियो। एंड सामने उसका आपको मीनिंग दे रखा है, एक है फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी विद द कैप इन्वेस्टेड एंड एसेट इज रोटेट। चलो एसेट को रोटेट होना यानी वो कौन सा रेशियो हुआ? टर्नओवर। टर्नओवर। हाँ टर्नओवर। तो उसके बाजू में ये जो है ना मेजरिंग द बिजनेस, उसके बाजू में 3 नंबर मार्क करके रखो, यानी हमें फिर मैच करने में इजी हो जाएगा। फर्स्ट के अंदर कौन सा आएगा? 3। बी दिया है फॉर मेजरिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कौन सा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यानी सेकंड के सामने आना चाहिए, यानी बी के सामने होगा 1। तो assessing the risk arising from the use of debt, वो क्या हो गया? लीवरेज। लीवरेज रेशियो। हाँ तो अब मैच करके बताओ कौन सा आया? डी। ऑप्शन डी 11 के अंदर, डी फॉर दिल्ली, ऑप्शन डी। ओके 12 दीपा, पैम्पलेट है आपके पास? Yes, sir. Okay, refer the question number 12. The financial management is a procuring and judicious use of financial resources and undertaken to maximize the value of the firm's owner. चलो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, रॉन्ग या इधर और? Financial management is procuring and judicious use of financial resources undertaken to maximize the. Both statements are true. B Yes, option. both statements are true. दोनों के दोनों राइट है। फाइनेंस मैनेजर का काम क्या है? फंड को लाना, उसको एफिशिएंटली यूज करना एंड इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। बिकॉज ओनर का मतलब कंपनी के केस के अंदर ओनर कौन होंगे? शेयर होल्डर्स ओनली। चलो 13 नंबर के अंदर व्हाट शैल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, चलो बोल ही दिया है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 20,000 आफ्टर 10 years इफ डिस्काउंट रेट इज 8%। तो हमें देखना क्या है? PVIF। PIF। अब देखो यहां पे आपको क्या क्या दिया है? 20,000 आफ्टर 10 years, यानी अवेलेबल क्या है? FV अवेलेबल है, K अवेलेबल है, N अवेलेबल है। एंड मैंने बोला अगर सब कुछ अवेलेबल हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। अगर कुछ अवेलेबल होगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। हाँ तो 20,000 को PVIF कितना है? PVIF 0.463। 9260। हाँ यहाँ पे वर्किंग कैसे होगा? 20,000 इंटू 0.463, अमाउंट आएगा 9260। 9260 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोर कंसेप्ट? अब पता ही है, चलो ऑल ऑफ द अबव, टाइम पास नहीं करना। 14 के अंदर डी, क्योंकि कोर कंसेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक को टाइटल तो पता ही है। एंड 15th, the company's inventory ratio 4 times and industry average 10 times, यानी कॉमेंट सम। अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम है तो मोर फंड्स आर ब्लॉक इन इन्वेंट्री एंड इनएफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दो में से कोई एक, दोनों या एक भी नहीं, क्या है? कमेंट 1। B. Both house. यस, फंड्स आर, हाँ सी ऑप्शन। both the options are correct. Both the options are correct. Done? हाँ
ये जो स्टेटमेंट किसको लिखना था लिख लिया? अभिषेक स्क्रीनशॉट ली दो। हाँ ना ना सर आज तो सॉल्व करियो एग्जाम आई। ओके ना अब द इम्पोर्टेंट टास्क कि आपको प्रैक्टिकल के अंदर जो चीज है वो तो आप आराम से कर लोगे, मुझे पता ही है कि लिस्ट ऑफ द फॉर्मूलास, बट आपको पढ़ना कैसे स्टार्ट करना है। सपोज मैंने एक कहाँ गया, यस पेम्पलेट विजिबल है? Yes, sir. ओके तो ना अपने पेम्पलेट के अंदर अगर आप वो थियरी को ध्यान से पढ़ोगे ना, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो हर एक मीनिंग वगैरह आपको बोल्ड अक्षर से दे रखा है। देखो ये मैंने चैप्टर वाइज, अभी तो ये सिर्फ यूनिट 1 का है कि सपोज यूनिट के अंदर आपको अगर पढ़ना हो तो क्या पढ़ना है, पहला तो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस, क्योंकि ये केस स्टडीज के ऊपर आएगा। तो ये जितने भी बोल्ड चीजें जो है ऑलरेडी पेम्पलेट के अंदर है, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस के अंदर क्या होता है कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन काम क्या है, एक तो लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस है, एंड फाइनेंस मैनेजर का मेन क्या है, एक्विजिशन ऑफ द फंड एंड यूज ऑफ द फंड। तो ये यहाँ पे सिर्फ मैंने वो मीनिंग अलग कर दिया। ओके वहां पे फाइनेंस के इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट एरियाज, वो ये क्वेश्चन की हमें जरूरत कब पड़ेगी, भाई 1 and 2 और 1 और ओनली 2 और 3 और ऑल ऑफ द अबव। तो वहां पे आपको ये सारे जो पॉइंट्स है सिर्फ टाइटल पेम्पलेट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके कोर कंसेप्ट की बात करें तो, कोर कंसेप्ट की अगर बात करें तो एक मिनट में थोड़ा उसका जूम कर देता हूँ, विजिबिलिटी ज्यादा क्लियर होगी। हाँ देखो तो अगर इसकी बात कोर कंसेप्ट के अंदर भाई कैश फ्लो, तो कैश फ्लो के अंदर हम चेक क्या करते थे कि वी ट्राई टू मैच इनफ्लो विद आउटफ्लो, इनफ्लो विद आउटफ्लो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो कैश फ्लो का मीनिंग, सेम वे अगर कैश फ्लो आता है तो कहां से आता है, देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंस एक्टिविटी, तो ये आपका एक एमसीक्यू बन सकता है। एंड कैश फ्लो का मीनिंग कि कैश इनफ्लो का मतलब क्या हुआ, फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या हुआ। तो यस तो these are the particular things at least you have to remember a MCQ point। तो रिस्क एंड रिटर्न्स इसी तरीके से हर एक, और ये कुछ मैंने नया टाइप नहीं किया, ये सारी चीजें आपके पास पेम्पलेट में है ही, बट ये सारी चीजें जो बोल्ड करके आपको दी है उसको आपको समराइज करके, अभी आपके पास उतना टाइम तो है नहीं कि आप उसको अलग से कोई नोटबुक लिखो, अगर लिख सकते हो वेरी गुड। ये सारे पॉइंट्स को अगर आप अलग कर दोगे तो अपने आप आपका एक मटेरियल बन जाएगा कि हाँ चलो एग्जाम के पहले दिन आपको बस इतना पढ़ के जाना है। सर एक काम करो ना, हमने मोकली आपको ना फाइल वांची लीजिए एग्जाम ना आगे से, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म बराबर ना, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो उसके फेवर के अंदर सिर्फ की पॉइंट की आपको एक लिस्ट बनानी है। मैक्सिमाइजेशन के अंदर क्या आता है भाई, कैपिटल बजटिंग, हर एक का देखो। और ये सारी जो बोल्ड है ना, ये बोल्ड इसीलिए है क्योंकि अपने पेम्पलेट में भी ये बोल्ड, मैंने सिर्फ वहां पे कट पेस्ट करके इसको अलग किया है। तो आपका टास्क क्या है पता है, हाँ ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछते हैं, मेन फंक्शन ऑफ ट्रेजरर एंड मेन फंक्शन ऑफ कंट्रोलर। अब यहाँ पे उनके 7-8 फंक्शन अपने पेम्पलेट के लिए तो है, हमें उसमें से सिर्फ याद रखना है कि कौन से ट्रेजरर में आएंगे, कौन से कंट्रोलर के अंदर आएंगे। अगर रेशियो एनालिसिस चैप्टर का अगर आप रिवीजन करने के लिए बैठते हो रेशियो एनालिसिस का, तो पहले तो कौन से बेसिस पे आप ये क्वेश्चन हमेशा चेक कर लेना, ये कंपैरेटिव कॉमन साइज ट्रेंड एनालिसिस, ये इसके ऊपर एक एमसीक्यू आता है ना आता ही है। उसके ये हाँ ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको प्रॉफिट रेशियो का मीनिंग एंड मीनिंग के ऊपर उसका इंटरप्रिटेशन, इतनी चीजें आपकी क्लियर होनी रेशियो के अंदर से। सेम वे अगर टाइम वैल्यू में जाओगे तो ये फॉर्मूला की लिस्ट आपको ऑलरेडी मैंने आपको दे रखी है, बस ये 6 फॉर्मूला को अलग कर देना। समझ में आ रहा है हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ एमसीक्यू, वो एमसीक्यू के लिए किससे प्रिपेयर करना है, बस की लाइन को जितने आपके बोल्ड है। सेम वे यूनिट 2 में जाओगे वर्किंग कैपिटल के अंदर, तो वर्किंग कैपिटल का मीनिंग से लेके कैश मैनेजमेंट तक
वर्किंग कैपिटल का मीनिंग से लेके कैश मैनेजमेंट तक हर एक के अंदर जो भी चीज है ना, जो कीवर्ड है, वो जब पीपीटी प्रेजेंटेशन था, अगर आप पीपीटी वाले लेक्चर्स देख लोगे तो भी चलेगा। एंड जितने भी चीजें पैम्पलेट ऑलरेडी आपको हाईलाइट करके दी है, वो हाईलाइट करने का पर्पस वही था कि दीज आर द की आइटम्स ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर और अ पर्टिकुलर टॉपिक। बस वो की आइटम्स में से एक भी चीज स्किप नहीं होनी चाहिए। ये जितने भी बोल्ड लाइन है पूरे के अंदर, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के अंदर, ये सारी चीजें आपको याद करके जानी है। बिकॉज 15 जो क्वेश्चन आने वाला है, एक्चुअल जो पेपर होने वाला है ना, वो 30 क्वेश्चन का होने वाला है। पेपर सेट जो होगा, वो पेपर सेट के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, और 30 में से आपको चॉइस नहीं मिलेगा। वो कंप्यूटर महाशय डिसाइड करेंगे कि आउट ऑफ द टोटल 30 क्वेश्चन आपको कौन से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी एक हो सकता है कि एक ही रूम के अंदर दो लोग के एग्जाम दे रहे हो, तो एक के पास आए क्वेश्चन नंबर 1 to 15 और दूसरे के आए 16 to 30। एक के पास आए सारे आए इवन, एक के पास आए सारे ऑड। यानी आउट ऑफ द क्वेश्चन बैंक है वो 30 क्वेश्चन का है, क्वेश्चन बैंक है वो 30 क्वेश्चन का है, उसमें से आपको 15 सॉल्व करने हैं। यानी ऐसा एग्जाम के बाद अगर फर्स्ट का तेरा आंसर कितना था, बी, मेरा सी, बट चेक तो करो कि फर्स्ट तेरा कौन सा था और फर्स्ट आपका कौन सा था, क्योंकि वो फर्स्ट क्वेश्चन ही मैच नहीं होगा। समझ में आ रहा है? एंड अगर आप स्मार्ट हो, स्मार्ट तरीके बहुत है कॉपी करने वाले, एंड वो तरीके ऑलरेडी लास्ट ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंटों ने कर दिया, बट लास्ट टाइम पहली बार था इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। किसी को कोई पनिशमेंट नहीं हुआ। हाँ, तो पनिशमेंट हुआ तो क्या हुआ, सबको री एग्जाम देना पड़ा, सबको, जितने भी। एंड आपको शायद पता ना हो, मैं आपको बता दूं, ये जो भी जिसका भी जो भी ये प्लान है ना, हाँ सर नीचे फॉर्मूला लिस्ट बीस બધું લઈને બેસવાનું, वो सबको पता है कि आप किस तरीके से एग्जाम देने वाले हो। तो उसके लिए यूनिक ऑलरेडी प्रिपेयर है। आपको लगेगा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एट ए टाइम एक ही क्वेश्चन होगा, आप देख रहे हो, आपकी नजर कहाँ कहाँ पे जा रही है, वो जेन्युइन आप सॉल्व कर रहे हो कि किसी से पूछ रहे हो। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते, मुझे पता है फाइनल ईयर आपके सीनियर ये सब करते थे कि जैसे कि मैं अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर हूं और मेरे बाजू में यहाँ पे सुकेतु सर ऑलरेडी बैठे हैं। हाँ, अब ये जो लैपटॉप का स्क्रीन है, ये मैं आपके सामने हूँ, बट सुकेतु वो क्वेश्चन और आंसर देख ही रहे। सुकेतु सर वहां पे गूगल करके बैठे होंगे, चलो कौतिक सर बी, सी, डी, या तो ऐसा ना करना, ए के लिए ए, 2 3 पे तो आवाज जाए ना, 4 थे ना, ए टू सी डी करते थे। हाँ, ये सब बहुत शॉर्टकट हुआ करते थे, एबीसीडी मार्क का, ये ए है, ये बी एस, ये हाँ ना, थर्ड क्वेश्चन नहीं आवे बी यहाँ बोला, अरे टीचर की सास भी कभी बहुत 7 साल कॉलेज में निकाले, 25 एग्जाम का सुपरविजन किया, एंड वो भी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, हर जगह पे किया। यानी कॉपी करने की कितनी टेक्निक्स होती है, हाँ आप पता, सुपरवाइजर को एंड टीचर्स को पता है। तो जब तक हो सके वो सारे ऑप्शंस के लिए हमें नहीं जाना है। बी फोकस, पेपर ई होगा, दैट इज श्योर, डैम श्योर। एंड अब जो 2 लेक्चर, एटलीस्ट 2 लेक्चर बनाने ही पड़ेंगे ऐसा लग रहा है, छोटे छोटे दिन से, तो 1-2 दिन के अंदर आप पैम्पलेट एंड वीडियो लेक्चर्स दोनों मिल जाएंगे। इट इज नॉट अवेलेबल इन अ शेड्यूल, शेड्यूल के अंदर मैंने मेंशन किया है बिकॉज मुझे वो पता ही नहीं थी कि कोई कुछ भी बचा है। तो जैसे ही लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं आपको ये वीक के अंदर ही मैं अपलोड भी कर दूंगा। तो आपको जाके, यानी आने वाले 2 लेक्चर, आने वाले 2 या 3 लेक्चर, उसको गलती से भी मत करना, पूरा का पूरा ना। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों रहा है कि 15 में से 10 क्वेश्चन तो वहीं से मिल जाएंगे। सर तुम बाकी ना वीडियो से ना जाओ, अबे ये तो डोबा जुआ ना जाता ना, तमें लाज छे ना सर, आपको तो ये भी बाकी है। तो पहले तो जो है उसको पहले कंप्लीट करो, तक वो 2 या 3 लेक्चर आ जाते, एंड वो 2 या 3 लेक्चर आपके पास अवेलेबल हो जाए, उस पूरा सॉल्व करना, सॉल्व, अब स्क्रीनशॉट नहीं। હવે નોટબુકમાં લખવાની થોડી પ્રેક્ટિસ કર, यानी वो पता भी लगना चाहिए कि कहां से कहां जा रही है। अभी भी आज भी आपने देखा कि आप ट्रेडिशनल तरीके से अगर एग्जाम्पल अगर आप सॉल्व,
जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक एमसीक्यू सॉल्व करने में कितना टाइम, तो 2 मार्क के लिए ऐसा आएगा। वो जब आप सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये 2 मार्क के लिए आता है और ये 2 मार्क के लिए नहीं आ सकता। गॉट द पॉइंट? तो ये वीक के अंदर आपको जो भी एक्स्ट्रा जो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जूम सेशन जो मंडे का होगा वो प्योरली फॉर योर डाउट सेशन। जैसे जितने मार्क, चलो क्वेश्चन तो मार्क करके दे दिए बट हमारे आंसर वो आ गए, तो सिर्फ वो क्वेश्चन यानी कि जहां पे आप डाउट है हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यानी कि मान लो अगर किसी को एमसीक्यू के अंदर कोई डाउट ना हो एंड अगर नेक्स्ट सेशन अगर अटेंड नहीं करेगा चलेगा, मेरा टारगेट तो वही। बट क्या पता कई बार ऐसा होता है देवांशी को जो डाउट है ना वो डाउट हमारा भी था बट हमारे दिमाग में तो वो आया ही, वो तो अच्छा हुआ देवांशी ने पूछा कि हाल लाओ भी हो कई को। तो कुछ लोग इसलिए आते ઝૂમ સેશન અટેન્ડ करके કોણ શું બાકી બધા શું પૂછે ચેક તો કરીએ કોને કેટલું આવડે છે। આપણે તો કશું જ નહીં આવડતું, તો ખબર જ છે। हम दूसरे की प्रिपरेशन चेक करने के लिए आते हैं कि हाँ कौन कितने आंसर देता है, कौन कितने क्वेश्चन पूछता है। तो नेक्स्ट हमारा जो मंडे का जूम सेशन होगा वो प्योर आपके ऊपर, आपको जो पूछना हो, जो रिवाइज करना हो, जो टॉपिक एनीथिंग पूरा का पूरा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे तरफ से आज के लिए बस इतना ही। हाँ बट अगर किसी के पास ऑलरेडी डाउट की लिस्ट अगर है आप अपने डाउट सॉल्व करके जा सकते हो। महिला सर आउट।